हेलो दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर सीरीज़ की। और मैंने इस वाली वीडियो में इन सभी चैप्टर्स के जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं, ब्रेक्स, किंग, किनशिप, थिंकर्स थ्रू, भक्ति, विजयनगर, आपका पीजेंट वाला, कॉलोनियलिज्म और बाकी सभी चैप्टर, सबके नाम नहीं लूँगा मैं। इन सभी से मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को बिल्कुल ही मिल सकते हैं। इसीलिए आप सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेना और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना कि कैसे इनको लिखना है 8 मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस इन दी हड़प्पा सोसाइटी। तो जो हड़प्पा सभ्यता आप देखते हैं, उस हड़प्पा समाज में जो सामाजिक आर्थिक जो भिन्नता थी वो हमें बताना है। तो यहाँ पर दो चीज़ों से आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ का पता लगा। एक तो वहाँ की जो समाधियाँ थी, यानी कि ब्यूरल्स थे, उनको देख करके बताया कि भाई जो यहाँ के सामाजिक लोग थे, उनके जो भी ब्यूरल्स थे वो कैसे थे, उनके अंदर क्या क्या मिलता था बेसिकली। तो उस पर ज़्यादा कुछ महंगी चीज़ें वो लोग दफनाते नहीं थे, जबकि कुछ सभ्यताएं ऐसी थी हड़प्पा को छोड़ करके जहाँ पर महंगी चीज़ें दफनाते थे, बट हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था। और साथ में कुछ चीज़ें पाई गई जिसको हम लग्जरीज आइटम्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो लग्जरीज आइटम थे वो केवल बड़े नगरों में मिलते थे। बाकी जो भी उपयोगी वस्तुएं थी, यानी फिर मतलब समझ लें कि डेली यूज़ की जो चीज़ें थी वो हर जगह मिल जाया करती थी। तो एक चीज़ समझ आती है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं वो केवल बड़े शहरों में मिलते थे, यानी कि जो अमीर अमीर जहाँ लोग रहते थे वहाँ पर। और इसके अलावा जो ब्यूरल्स थे वो एक जैसे ही दफनाए जाते थे, और बनाए जाते थे, और उसमें जो भी लोगों को दफनाते थे उसमें महंगी चीज़ों को वो लोग नहीं दफनाते थे। और इसी से वहाँ की सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। अगला क्वेश्चन बताना है हमें हड़प्पा नगर की विशेषताएं। देखिए, हड़प्पा नगर की विशेषताएं बताने का सिर्फ 3 तरीकों में इसको हम बांट देंगे। पहला तो वहाँ की जो सिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा वेल प्लान थी, मतलब बढ़िया तरीके से उसको बनाया गया था। एक जो हिस्सा था आपका सिटी का वो सिटाडेल कहलाता था, और दूसरा आपका लोअर टाउन। सिटाडेल जो था वो ऊंचाई पर था और वहाँ पर कम घर हुआ करते थे, और जो लोअर टाउन है आपका वहाँ पर ज़्यादा घर हुआ करते थे। ठीक वैसा ही जैसा अगर आपने ढोलकपुर देखा होगा, ढोलकपुर छोटा भीम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो महाराजा का जो घर वगैरह होता है, मंत्री वगैरह जो रहते हैं वो कहाँ रहते थे, वो ऊंचाई पर रहते थे, है ना। तो वो जगह आपका सिटाडेल, और नीचे कौन रहता था, भीम वगैरह या फिर बाकी लोग जो रहते थे वो जगह आपका लोअर टाउन। तो वहाँ पर नॉर्मल गाँव वाले रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ के नगर को स्थापित किया गया था। साथ में अगर हम वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। हर जो घर था, हर घर की जो दीवार थी वो रोड से जुड़ती थी, और उसका जो पानी था वो उस सीवेज लाइन के ज़रिए, जो आज के टाइम पर अगर आप सीवेज लाइन देखते हैं अपने आसपास में आपकी गलियों में, तो वैसी ही जो सीवेज लाइन थी वो हमने वहाँ से देख करके बनाई है। तो अगर आपने यहाँ की सीवेज लाइन देख रखी है तो सेम उसी प्रकार की हड़प्पा सभ्यता में हुआ करती थी। और ब्यूरल्स की बात करी जा रही है तो वहाँ पर मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था, और बहुत सारे जो कब्रें थी वहाँ पर बर्तन व आभूषण मिलते थे, लेकिन महंगी चीज़ें वो लोग नहीं दफनाते थे। खैर, यही हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो बाय द कल्टिवेटर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी फ्रॉम दिस क्राइस्ट एरा 6000 BCE टू 6000 CE, यानी क्राइस्ट एरा और बिफोर क्राइस्ट एरा के बीच का जो समय है आपका, उससे लेकर के हमें बताना है कि जो इनके बीच का जो समय था, इस समय कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों ने कौन कौन से तरीके अपनाए थे। तो सबसे पहला जो तरीका अपनाया था इन्होंने कि खेतों को जोतना वगैरह स्टार्ट किया, क्योंकि पहले जो खेतों को जोता जाता था वो बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल आने की वजह से क्या हुआ कि जो ज़मीन थी वो काफ़ी अंदर तक खोदी जा सकती थी, जिसकी वजह से उसके भीतर का जो समझिए ह्यूमस हो गया या फिर जो भी बढ़िया चीज़ें हो गई वो अब बाहर आने लगी, तो जिसकी वजह से फसलों को हर एक चीज़ मिलने लग गई। साथ में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो क्षेत्र थे वहाँ पर उन लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, ताकि जो ज़्यादा मात्रा में है उनको फसलों से जो पैदावार है वो मिल सके। साथ में धान रोपाई का जो सीज़न था वो अब इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दिया। पहले धान रोपने का जो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था, बट बाद में इन्होंने जो खेत होते थे उनको पानी से भर देते थे और उसके बाद उसके अंदर धानों को रोपते थे, क्योंकि धान एक ऐसी फसल थी जिसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। तो इस वाली टेक्निक में वो लोग थोड़ा सा बदलाव लेकर गए, और साथ में इरिगेशन के सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आए, जैसे कि कुएं, तालाब और नहरों का उपयोग होना स्टार्ट किया। इनकी सहायता से हर एक खेत में पानी पहुंचाएगा। और साथ में जो राजा वगैरह थे, जो भी मतलब शासक थे, उन लोगों ने भी देखा भाई कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा टैक्स आता है वो कहाँ से आता है, भाई कृषि से आता है। तो कृषि के लिए जो भी चीज़ें हैं वो हम क्या करेंगे, लोगों को मुहैया करवाएंगे। तो उन लोगों ने बहुत सारे डैम्स वगैरह बनाए, नहर वगैरह बनाए, और इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ कि इस वाले पीरियड में, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में किसानों के जो उत्पादन था कृषि को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डू मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ मगध पावर। देखिए मगध साम्राज्य जो था वो सभी महाजनपदों में सबसे ज़्यादा पावरफुल था और इसको पावरफुल बनाती हैं ये 6 चीज़ें। पहला तो ये कि यहाँ पर कृषि की जो पैदावार थी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, क्योंकि यहाँ पर नदी आती है कौन सी भाई, गंगा, ठीक है। दूसरा ये था कि ये एक ऐसा क्षेत्र था आपका, बिहार और झारखंड वाला जो आप क्षेत्र देखते हैं, इस क्षेत्र में क्या है कि लोहे की खदानें बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पर लोहा मिलना आसानी से मतलब मिल जाता, जिससे हथियार बन सकते थे, औजार बन सकते थे। साथ में यहाँ पर जंगल हुआ करते थे, इन जंगलों से उनको हाथी वगैरह मिल जाते थे। तो इन हाथियों से क्या होता है कि वहाँ की जो सेना थी उनमें काफ़ी बढ़िया तरीके से जो सेना है वो पावरफुल बन सकती थी। साथ में जो इसकी नदियाँ थी आसपास, मैंने जो आपको नदियाँ बताई, गंगा नदी मैंने बताई, क्योंकि जो गंगा नदी है बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है। तो बिहार और झारखंड वाला जो आप क्षेत्र देखते हैं वही क्षेत्र मगध साम्राज्य का था। तो इस नदी के जरिए वो लोग परिवहन में भी, यानी कि ट्रेड वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, उसमें सहायता मिल जाती थी। साथ में यहाँ के जो भी राजा बने वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन राजा बने। बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, महापद्मनंद हो गए, मौर्य एम्पायर हो गया आपका पूरा का पूरा, अशोक सम्राट, अशोक द सम्राट, जिसको अशोक द ग्रेट सम्राट बेसिकली, तो वो भी जो हो गए। यहाँ के साम्राज्य के जो भी बड़े बड़े जो राजा बने वो बहुत ही बेहतरीन राजा बने, है ना। और इन कारणों से क्या हुआ भाई कि आपका जो मगध साम्राज्य है ना, उसने एकदम से ऊंचाई की बुलंदियों को छू करके रखा हुआ था। और फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो बिहार थोड़ा पीछे हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पीछे हो गया, लेकिन एक समय था बिहार अपने चरम पर हुआ करता था, वो जो कि ये कारण थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णस, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। देखिए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो होते हैं, इन्होंने 4 वर्णों के जो भी व्यवसाय वगैरह जो नियम थे वो बताए, तो हमें इनके बारे में बताएं। तो देखिए 4 वर्ण कौन कौन से थे भाई। पहला था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम कहता है वेदों का अध्ययन करना, व लोगों को शिक्षा देना, यज्ञ करना, व कराना, दान लेना और दान देना बेसिकली, ठीक है। और जो क्षत्रिय थे वो राजा हुआ करते, युद्ध करते थे, रक्षा करते थे, न्याय करते थे, लोगों को प्रोटेक्ट करते थे और ये वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे। साथ में यज्ञ और दान, ये लोग यज्ञ मतलब ये करवाते थे ऋषि मुनियों से, और सच में और ये करते दान करते थे, ठीक है। अगर हम वैसे समाज की बात करें तो जो कर्तव्य क्षत्रियों के थे वैसे ही थोड़े बहुत कर्तव्य इनके थे। साथ में लोग कृषि, व्यापार और पशुपालन वगैरह करा करते थे। और लास्ट वाले आते हैं शूद्र। शूद्र जो थे इनका काम ये था कि जो ऊपर के 3 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी सेवा करना। और ये जो सारे के सारे जो नियम है वो ब्राह्मणों ने ही लागू करवाए थे। साथ में जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे उनको बोलते थे कि आप इन नियमों को लागू करवाइए, और ये भी ध्यान रखिए कौन इन नियमों को नहीं मानता है तो उनको दंड भी आप ही को देना है। और साथ में लोगों तक ये भी बात को पहुंचाते थे भाई कि ये जो चीज़ बनी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है आपका, ये हमने नहीं बनाई है, एक दैवीय चीज़ है ये, है ना। और इस वजह से लोग इसको फॉलो करते थे। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द ड्यूटीज एज लेड डाउन इन द मनुस्मृति फॉर दी चांडाल्स। तो चांडाल के हमें कर्तव्यों के बारे में बताना है। तो देखिए चांडाल जो हुआ करते थे, इनको ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध वगैरह लगे रहते थे। इनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, इन्हें फेंके हुए बर्तन या लोगों के जो मरे हुए जो लोग होते हैं उनके ये लोग कपड़े पहनते थे, इनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था। और साथ में ये समझिए कि इनको अगर ये लोग मान ले घर से बाहर भी निकलते थे तो इनको बोला जाता भाई कि जब आप घर से बाहर निकलो तो आपको थाली बजानी है, ताकि जो लोग हैं वो छुप सकें, अपने घरों में जा सकें, उसके बाद ये लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि लोग इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे, अपशगुन माना जाता था। साथ में जो भी लावारिस शव वगैरह हुआ करते थे, लावारिस जो जान होते हैं, मान लो कोई व्यक्ति की मृत्यु होगी और वो लावारिस है, तो ये सब काम भी कौन करेगा, चांडाल ही करते थे। और ये जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हैड टू साउंड अ क्लैपर टू वॉर्न अदर्स। तो ये वही है, घंटी बजाकर अपनी उपस्थिति की सूचना देनी पड़ती थी भाई। अगर ये बाहर निकल रहे हैं तो लोगों को बताना पड़ेगा भाई कि चांडाल आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या था कि भाई ये चांडालों के कर्तव्य थे। और इसके बारे में चीन का जो स्कॉलर था उसने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। तो ये हो गया हमारे भाई चांडालों के कर्तव्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द फेट ऑफ अमरावती स्तूप डिफरेंट फ्रॉम द सांची स्तूपा। देखिए अमरावती और सांची के स्तूप में डिफरेंस बस यही है कि अमरावती का जो स्तूप है वो नष्ट हो गया और सांची का स्तूप बच गया। और इसका सबसे मेन कारण बस यही है भाई कि अमरावती को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। जो भी वहाँ पर राजा महाराजा ब्रिटिशर्स आए, उन लोगों ने क्या किया, अमरावती की जो भी चीज़ उनको बेहतरीन लगी वो लोग अपने साथ ले गए अपने देश में और वहाँ पर उसको सजाया। तो उसके लिए कोई आगे आया नहीं, साफ बात ये है। किसके लिए, अमरावती के स्तूप के लिए। लेकिन जो आपका सांची का स्तूप देखते हैं, इसको बचाने के लिए शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, आपने पढ़ा भी होगा, वो लोग सामने आए थे और इस तरीके से सांची का जो स्तूप है वो बच गया और इस वजह से जो अमरावती का स्तूप है वो चला गया,
है ना। तो इस क्वेश्चन को बस इतना ही समझना है आपको। और एक जगह ये भी हुआ था, सांची के स्तूप को भी ले जाने की बात चली थी, लेकिन सांची के स्तूप में इन लोगों ने थोड़ी सी चालाकी कर दी कि भाई पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से सेम वैसा कोई ढांचा बना दिया तोरण द्वार का, करा कि भाई यही है, और वो लोग वही लेके चले गए, जबकि रियल वाला तो यहीं पर बच गया। और इस तरीके से सांची का स्तूप बच गया। अब अमरावती का स्तूप जो है आपका वो नष्ट हो गया। तो जो भी वहाँ पर आए, जिनको जो चीज़ें अच्छी लगी, वो लोग अपने यहाँ से वहाँ पर उखाड़ करके लेके चले गए थे। इसी वजह से अमरावती का जो स्तूप है वो सांची के स्तूप के मुकाबले ज़्यादा नष्ट देखा जाता है। चलिए अगला है एक्सप्लेन ब्रीफली द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। तो हमें बुद्ध के उपदेशों को समझाना है। तो देखिए बुद्ध के उपदेश कौन कौन से हैं। सबसे पहला यही है कि वर्ल्ड इज ट्रांसेंड एंड द एवर चेंजिंग, यानी कि जो आपकी पूरी पूरी पृथ्वी है, फिर जो पूरा संसार है, ये नश्वर है। नश्वर का मतलब होता है ये खत्म होगा। बेसिकली कोई भी चीज़ बनी है तो वो खत्म ही होगी, और इसमें लगातार बदलावट आती रह रही है। साथ में दुख के जो दुख है आपका, जो सौरव है, वो क्या है, आपके जीवन का एक हिस्सा है, यानी कि दुख आपके जीवन से कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इन सब चीज़ों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो कठोर तपस्या और विलासिता के बीच का अगर आप माध्य अपनाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल सकती है। साथ में जो भी समाज का निर्माण है वो मनुष्य ने किया है, ये ईश्वर ने नहीं बनाया। समाज का निर्माण का मतलब जो हमने ये धर्म जाति वगैरह बना रखी है, ठीक है, ये सब चीज़ें किसने बनाई है भाई, ये मनुष्यों ने बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये कहना था बुद्ध का। साथ में इसके अलावा सही कर्म करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो देखिए हमें एक तो जन्म पता है और एक हमें मरण पता है, ठीक है, लेकिन उसके बीच का भी जो रास्ता बताया वो किसने बताया भाई, बुद्ध ने बताया कि अगर आपको जन्म और मरण के मुक्ति चक्र से मुक्ति पानी है, बेसिकली मतलब दो हिस्से हो गए ना, एक तो व्यक्ति मर जाता है तो जीवित रह जाता है, ठीक है, लेकिन बुद्ध ने तीसरा रास्ता बताया कि भाई एक होती है मुक्ति, जिसमें आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप मुक्त हो जाओगे बेसिकली। तो वो इन्होंने एक तरीके से रास्ता बताया। साथ में निब्बान बताया। निब्बान का मतलब होता है कि जो भी आपका अहंकार है, जो इच्छाएं हैं, उसकी हमें अंत करना चाहिए, तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगा भाई, निब्बान की प्राप्ति हो जाएगी। और साथ में यही है कि आपको जीवन में जो कुछ भी करना है आपको स्वयं ही करना चाहिए, अपनी मुक्ति का रास्ता आपको स्वयं ही खोजना पड़ेगा। यही बुद्ध के उपदेश थे। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर और स्कल्पचर फीचर ऑफ द सांची स्तूपा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्तूप के संरचना की, और उसके बाद करेंगे हम मूर्तिकला विशेषता की। तो देखिए वहाँ के जो स्तूप था वो अगर आपने बना करके देख रहा होगा तो आपने एक देखा होगा, उसमें गोल टाइप का बना हुआ था, उस हिस्से को हम बोलते हैं अंड, बेसिकली यानी कि अर्ध गोलाकार मिट्टी का जो टिला है वो स्तूप का मूल भाग होता था, ठीक है। साथ में एक जगह ऐसी होती थी जो बालकनी टाइप दिखती थी, उसको हर्मिका कहते हैं, जहाँ पर भगवान रहते हैं। साथ में जो ऊपर जहाँ पर झंडा लगता है बेसिकली वो यष्टि या फिर छतरी के नाम से उसको जाना जाता है। और लास्ट में एक हिस्सा आता है जो कि रेलिंग है। रेलिंग का मतलब ये समझिए कि एक घुमावदार जो क्या कहते हैं उसको फोर्टिंग हम कह सकते हैं, है ना, फोर्टिफिकेशन भी आप कह सकते हैं, वो रेलिंग गेटवे कहलाती है, जो कि बाकी की दुनिया से उस स्तूप को बहुत ज़्यादा अलग बनाती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो सांची का स्तूप भी आप देख लीजिएगा कैसे बना रखा है, आपके NCERT की किताब में दे रखा होगा, तो वो आप बना भी दीजिएगा, और साथ में जिस तरीके से मैंने ये लिखा है वैसा आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मूर्तिकला विशेषताओं की। तो जब आप सांची के स्तूप वगैरह आप देखेंगे तो उसमें आपको जो भी मूर्तियां दिखाई देंगी तो उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर जो भी दीवारें वगैरह हैं उनके ऊपर जातक की कहानियाँ उखेरी गई हैं। साथ में बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए सिंबल्स हैं, जैसे कि एम्प्टी सीट, यानी कि जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। और साथ में जो व्हील आपको दिखेगा उस सांची के स्तूप में, वो बताता है भाई बुद्ध के प्रथम उपदेश का संकेत बताता है। साथ में जो साल भंजिका है, साल भंजिका एक महिला है जो कि फूलों को छू रही है, जिसकी वजह से क्या है, मतलब पेड़ की शाखा पकड़ कर झूल रही है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि पेड़ पर जो फल और फूल हैं वो आ रहे हैं। और उसके बाद कुछ जानवरों की उसमें मूर्तियां हैं, जैसे कि हाथी जो आपका है वो शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, और घोड़ा जो आपका है वो गति और ऊर्जा का प्रतीक है। साथ में गजलक्ष्मी और महामाया को दिखाया गया है, जो कि हाथियों से जल छिड़कती महिला है, जिसे बुद्ध की माता महादेवी या देवी गजलक्ष्मी माना जाता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर फीचर में ऊपर वाला हिस्सा बताएंगे, और जो स्कल्पचर फीचर जिसमें मूर्तिकला की विशेषता है उसमें आप ये बताएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिस्कस हाउ एंड वाई वर स्तूपास बिल्ड। तो अगर हम बात करें स्तूपा कैसे और क्यों बनाए जाते हैं, तो सबसे हम पहले बात करेंगे भाई स्तूप कैसे बनाए गए। तो जो भी राजा, व्यापारी, शिल्पकार, भिक्षु और आम जनता थी, इन लोगों ने जो भी पैसे वगैरह दान दिए, उन्हीं पैसों की सहायता से जो स्तूप थे वो बनाए जाते थे। और ऐसा करके समझिए कि बहुत सारे जो राजा वगैरह थे, वो लोग थे, जैसे कि आज के टाइम पर भी आपने देखा होगा कि जो भी मंदिर वगैरह होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, लोगों के दान दक्षिणा के जरिए ही बनाए जाते हैं। तो सेम ऐसा ही फंडामेंट मतलब जो भी तरीका था वो उस टाइम
टाइम भी अपनाया जाता था और साथ में लिखा भी जाता भाई कौन कौन के लोगों ने किस किस तरीके का काम किया है, किस व्यक्ति ने कितना दान किया है, और इस तरीके स्तूपों को बनाया जाता। और बनाने का जो मेन रीज़न है कि स्तूप क्यों बनाए गए, यानी कि वाई वर स्तूपास बिल्ट। तो सबसे पहली बात ये थी कि जो भी बुद्ध के अवशेष थे, जो भस्म हो गया, वस्त्र हो गया, वस्तुएं हो गई, उसको पवित्र दिखाने के लिए या फिर मान लीजिए उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए उन्हीं चीज़ों को ज़मीन में गाड़ा जाता था और उसी के ऊपर स्तूपों को बनाया जाता था। और ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है भाई कि अशोकावदान जो एक किताब है आपका, सम्राट अशोक के बारे में जो किताब है, उसी किताब में इन चीज़ों के बारे में बताया गया कि अशोक ने क्या किया कि जो भी बुद्ध के अवशेष थे उन सभी को अलग अलग जगहों पर भेजा और उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण कराया। जैसे कि यहाँ पर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए। तो यही दो रीज़न है, दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन का जवाब है कि स्तूप कैसे बनाए गए और स्तूप क्यों बनाए गए। चलिए अब हम बात करेंगे इंडिया हैड ए यूनिक सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ द इब्न बतूता। तो देखिए 14वीं शताब्दी में भारत की संचार व्यवस्था अद्वितीय थी और इब्न बतूता के कथन को विश्लेषण करना है। तो देखिए इब्न बतूता ने भारत की संचार व्यवस्था की प्रशंसा करी थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज थी और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी थी। और उसने देखा कि भाई यहाँ पर दो प्रकार की डाक प्रणाली है, एक तो थी उलूक और एक थी आपकी दावा। जो उलूक थी आपका वो हॉर्स पोस्ट था और इसमें हर 4 मील पर घोड़े मतलब रहते थे, बेसिकली स्टेशन बना था। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई भी जगह देखते हैं तो उस जगह के बीच में हर 4 मील पर घोड़े रहेंगे और एक घोड़ा दौड़ करके जाएगा, फिर वहाँ पर संदेश को देगा या फिर किसी भी चीज़ को देगा, फिर वो घोड़ा दौड़ेगा, फिर अगले वाले के पास पहुँचेगा। तो इस तरीके से हर 4 मील पर घोड़ों के एक तरीके से स्टेशन पोस्ट होते थे और इस तरीके से किसी भी समाचार को, किसी भी वस्तु को पहुँचाया जाता था। एक और बात, भारी सामान नहीं, छोटी मोटी संदेश हो गया, छोटा मोटा सामान हो गया। और साथ में एक और था दावा, जिसको फुट पोस्ट कहते हैं, और इसमें हर 3 मील पर इसमें जो स्टेशन स्थापित किए गए थे और ये पैदल जो लोग हैं उनके जरिए बनाए गए थे। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि घोड़े और पैदल वाले में जो पैदल वाला हिस्सा है वो ज़्यादा तेज हुआ करता था। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि फुट पोस्ट वॉज फास्टर देन हॉर्स पोस्ट एंड वॉज यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स लाइक खुरासानी फ्रूट्स। तो जो ये खुरासानी फ्रूट्स वगैरह थे, खुरासानी जगह का नाम है, वहाँ के जो भी फल वगैरह थे वो पहुँचाने के लिए फुट पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम डावा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये डाक प्रणाली थी इसका महत्व क्या था। तो नॉर्मल सी बात है, कम से कम समय में किसी भी जानकारी को, किसी भी चीज़ को अगले जगह तक पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा ये सहायता देती थी। और साथ में जो भी शासक हुआ करता था उनको कोई भी जानकारी चाहिए और तेज़ जानकारी चाहिए तो खुफिया तरीके से वो एक बहुत ही कम समय वहाँ पर वो जानकारी पहुंच जाया करती थी। और एग्जांपल के लिए हम देखेंगे भाई कि ट्रैवल फ्रॉम सिंध टू दिल्ली टुक 50 डेज बट इंटेलिजेंस रिपोर्ट रीच द सुल्तान इन जस्ट 5 डेज। खुद ही सोचिए कि अगर आप सिंध कहाँ पड़ेगा आपका, ये अफगानिस्तान में जो हिसाब देखते हैं, उस सिंध से अगर आप दिल्ली आते हैं तो आपको कितना समय लगेगा भाई, 50 दिन का लगेगा समय। लेकिन अगर आप इस प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे तो आप केवल और केवल 5 दिनों में यहाँ की यात्रा या फिर यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं किसी भी मैसेज को लेकर के। और इसीलिए समझिए कि ये जो प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से यूनिक थी और इसीलिए इब्न बतूता ने इसके बारे में लिखा और इसकी वजह से वहाँ पर जो प्रशासन करना था वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लेन अल बिरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के बारे में अल बिरूनी ने लिखा था। तो जो कास्ट सिस्टम आपने पहले पढ़ा उसी के बारे में उसने भी लिखा है कि यहाँ पर भी उसने 4 ही कास्ट सिस्टम के बारे में बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है आपका, उनका जो निर्माण हुआ है बेसिकली जो किताबों में लिखा गया है वो उसने बताया कि इनका जो निर्माण हुआ है वो ब्रह्मा के हेड से हुआ है, यानी और ये हाईएस्ट कास्ट है सोसाइटी में। अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो ये जो आपके हैं वो शोल्डर और हैंड्स हैं जो कि वॉरियर्स और रूलर्स हैं बेसिकली। जो वैश्य हैं उनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है थाई से, किसके, जो भी ब्रह्म हैं उनके थाई से हुआ है। और इनका काम क्या है भाई, ट्रेड और एग्रीकल्चर करना। और साथ में जो शूद्र हैं इनका जो जन्म हुआ है बेसिकली क्रिएट जो हुए ये फीट से हुए यानी कि पैरों से हुए हैं और इनका काम है ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी एक तरीके से सेवा करना। और इस तरीके से अल बिरूनी ने इन चारों के बारे में बताया। इसके साथ में उसने ये भी बताया कि जितनी भी यहाँ पर जातियाँ वगैरह थी वो मतलब देखने में तो लगता था कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हैं और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस वगैरह है, लेकिन फिर भी जो जातियाँ थी वो सभी के सभी एक ही नगर और गाँव में साथ में रहा करते थे। यानी कि जो वास्तविक जीवन था उसमें यह उतनी कठोर नहीं दिखाई पड़ती जितना ग्रंथों में बताई गई। यानी कि ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा कि लोग कैसे बटे हुए हैं और इनमें और इनमें इतना डिफरेंस है, इनका काम ये है। लेकिन इन रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो जितना ग्रंथ आपको बताते हैं कि लोगों में इतना अंतर है, उतना असली जो वास्तविक जीवन था वहां पर ऐसा नहीं था। ये बताया भाई अल बिरूनी ने। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द लिंगायत एंड देयर चैलेंज टू द कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। देखिए जो लिंगायत थे वो कौन थे, तो बासवन्ना जो था आपका वो कर्नाटक में एक मूवमेंट चला था 12th सेंचुरी में, और बासवन्ना के जो फॉलोवर्स थे वो बेसिकली वो क्या कहलाए, लिंगायत कहलाए। और लिंगायत का मतलब वही हो गया कि ये लोग जो थे वो शिव की पूजा करते थे और अपने पास में लिंग धारण करते थे, जो भी मतलब शिवलिंग होता है अगर आपने देखा होगा तो वो अपने गले में इसको पहनते थे और वही लिंगायत कहलाए। अब जो लिंगायत थे इन्होंने जाति व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से चुनौती दी, और चुनौती कैसे दी कि जो भी ब्राह्मणों ने नियम वगैरह बनाए थे भाई कि जातियां जो होती हैं वो ऐसे ऐसे बटी होती हैं, ये ऊंची जाति है नीची जाति है, इस चीज़ को इन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। साथ में जो भी वर्ण सिस्टम था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसको मना कर दिया। साथ में जैसे कि ब्राह्मणों ने कहा था कि जो भी हमारा जो जन्म है उस जन्म के आधार पर ही हमें काम करना चाहिए और उसे ही हमें मानना चाहिए, तो उस चीज़ को भी इन्होंने नकार दिया। और इस तरीके से समझिए कि जो भी मार्जिनाइल कम्युनिटीज़ थी, जो भी निचले स्तर की कम्युनिटीज़ थी, उनके बीच में इनके जो फॉलोअर्स थे वो एक तरीके से बढ़ने लग गए, क्योंकि उनको कहीं पर सम्मान मिलता नहीं था। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कौन आ गया, लिंगायत आगे आए थे, है ना। और इसकी वजह से इनके जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। साथ में इन्होंने धर्मशास्त्र की जो भी परंपराएं थी उनका भी विरोध करा लिंगायत ने, यानी कि जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है इसको इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि दोबारा जन्म नहीं होता है, एक बार व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वो शिव की भक्ति में ही लीन हो जाएंगे और वापस धरती पर नहीं आएंगे। साथ में इन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, यानी कि विधवा पुनर्विवाह जिसे हम कहते हैं उसको इन लोगों ने अलाउ किया, पहले इस चीज़ को मना किया गया था। साथ में इन्होंने अलाउ पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को भी अलाउ कर दिया, मतलब वयस्क मताधिकार कह रहा हूँ मैं, वयस्क विवाह को इन्होंने अलाउ किया। और साथ में ये लोग क्रीमेशन को नहीं मानते थे, यानी कि जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको जलाया जाता है, तो इस चीज़ को इन लोगों ने मना किया। इसके जगह पर इन लोगों ने लोगों को दफनाने के ऊपर ज़्यादा विचार किया, विचार क्या किया, इस चीज़ को अपनाया। तो यही था आपका लिंगायत, और उन्होंने जाति व्यवस्था को कैसे चुनौती दी उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आपका आंसर। चलिए अब हम बात करेंगे हु वर अलवार्स एंड नैनार्स, हाउ डिड द चोला रूलर्स सपोर्टेड देम। तो देखिए अलवार और नैनार कौन है और चोल के रूलर ने उनको कैसे समर्थन दिया, ये एक सवाल आता है आपका। तो देखिए जो अलवार हैं आपके वो विष्णु के परम भक्त, और जो नैनार हैं नयन से आप याद रखें, नयन नयन किसके ज़्यादा हैं, शिव के 3 आंखें हैं, तो उससे आप ध्यान रखिएगा। तो अलवार हो जाएंगे आपके विष्णु भक्त और नैनार आपके जो हो जाएंगे भाई वो जाएंगे आपके शिव भक्त, ठीक है। और ये जो दोनों के दोनों हैं इन लोगों ने 6ठी शताब्दी में ही जो भक्ति आंदोलन था उसको स्टार्ट किया था। भक्ति आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था वो उस टाइम 2 टाइप के भगवान हुआ करते हैं, एक तो आपका सगुण भक्ति होती है और एक होता है निर्गुण। तो सगुण में वो होता है जिस भगवान के आपके बारे में आपको पता है कि भाई ये जो भगवान है वो ऐसे अगर दिखते हैं, उनका ये कद काठी है, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो वो सगुण भक्ति है। और निर्गुण भक्ति क्या है, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए जो हिंदू देवी देवता हैं वो कौन से होंगे भाई, सगुन वाले, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की, अगर हम बात करें किसकी, जो सिखों का धर्म है उनमें जो भगवान है उनका कोई आकार वगैरह नहीं है, तो वो होता है आपका निर्गुण भक्ति। ओके, तो देखिए यही हो गया आपके अलवार और नैनार जो कि सगुन भक्ति से जुड़े हुए थे, और इन्होंने ही सबसे पहले सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन किया, अपने अपने फॉलोअर्स को बढ़ाया भाई। इन्होंने विष्णु के फॉलोअर्स को बढ़ाया, इन्होंने शिव के फॉलोअर्स को बढ़ाया। ये लोग जगह जगह घूमा करते थे, और इनकी सहायता भाई चोल के जो शासक थे उन लोगों ने किया, इनको जगह वगैरह दी भाई मंदिर निर्माण करने के लिए। साथ में जो ये संत थे जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ पर एक तरीके से मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई, जगह जगह इनके भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में इनके गीतों को फैलाया गया ताकि धर्म के प्रति जो लोग हैं उनका थोड़ा सा बढ़े रुझान बेसिकली। और इस तरीके से जो चोल के शासक थे उन लोगों ने इनको समर्थन दिया, और यही हो गया आपके अलवार और नैनार। चलिए अब बात करते हैं आउटकम्स ऑफ द बैटल ऑफ द राक्षसी तांगड़ी, जो युद्ध हुआ था 1565 में उसकी। तो देखिए जो राक्षसी तांगड़ी जो आपका युद्ध था वो वही युद्ध था भाई जो विजयनगर जिसमें हार गया था। और विजयनगर हारने का सबसे मेन रीज़न ये था कि विजयनगर में सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बढ़िया बढ़िया राजा हुआ करते थे, लेकिन कृष्णदेव राय के बाद क्या हुआ कि जो भी अगले राजा आए वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। और 1565 में हुआ ये कि जो विजयनगर के प्रधानमंत्री थे राम राय, उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और बीजापुर और अहमदनगर गोलकुंडा इन सभी को पराजित कर दिया। मतलब उनकी सेना को इन लोगों ने पराजित कर दिया। किसने भाई, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन जगहों को एक बार कृष्णदेव राय जो थे ना उन्होंने हरा रखा था, ठीक है। अब राम राय ने क्या किया भाई कि इन लोगों को ऐसा करा कि एक दूसरे के खिलाफ वो भड़का रहे थे, और इसी वजह से क्या हुआ ये तीनों के तीनों साथ हो गए। और इन तीनों के साथ होने की वजह से क्या हुआ कि इनके ऊपर जब बहुत बड़े स्तर पर हमला हुआ तो ये इस हमले को नहीं संभाल पाए, और बाद में क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरीके से लूट लिया गया, और धीरे धीरे जो आपका विजयनगर साम्राज्य है उसका पतन हो गया, ठीक है। तो यही है आपका राक्षसी तांगड़ी का जो युद्ध था या फिर तालीकोटा का जो युद्ध था 1565 वाला, उसका क्या कहते हैं कंसिक्वेंसेस। ओके, चलिए
अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेवराय इन द एक्सपेंडिंग द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेवराय का योगदान। तो देखिए 1509 से लेकर के 1529 तक जो तुलुव रूलर्स थे उनका शासन चलता है, और कृष्णदेवराय जो थे वो तुलुव वंश ही थे। और इनके साम्राज्य में क्या था कि इनके ही शासनकाल में क्या था कि साम्राज्य का बहुत ही बड़े स्तर पर विस्तार हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये सुदृढ़ हुए, ताकतवर हुए। और इन्होंने रायचूर दोआब वाली जो जगह थी उसको अपने कब्जे में किया। उड़ीसा के जो लोग थे उनको जो शासक थे उसको हराया और उस जगह को अपने हिस्से में मतलब जोड़ा। साथ में इन्होंने जो सुल्तान था कहाँ का, बीजापुर का, उसको भी हराया। और इस तरीके से समझिए कि विजयनगर को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया। तो देखिए यहाँ पर जो जिन जगहों पर ये हारे थे उसी जगहों को इन्होंने एक बार जीता था। ये पहले की कहानी है और ये बाद की कहानी है, ठीक है। मतलब ये जब कृष्णदेवराय नहीं थे तब की कहानी है राक्षसी तांगड़ी, ठीक है, क्योंकि ये 1565 की है ना, और ये 1529 से पहले की कहानी है। तो इस समय पर इन्होंने ऐसा कुछ कर रखा था कृष्णदेवराय ने। साथ में इनकी जो सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री थी। और इसकी वजह से समझिए कि जो विजयनगर आपका था वो काफ़ी ज़्यादा शांति प्रिय साम्राज्य था, बहुत ही ज़्यादा समृद्धि थी इस राज्य में। और ये समझिए कि इनके ही कार्यकाल में ये था कि वो गोल्डन एज था किसके, कृष्णदेवराय के। इसीलिए कृष्णदेवराय को बहुत ही बढ़िया राजा बताया जाता है किसका, विजयनगर एम्पायर का। तो ये हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेवराय का योगदान। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेटस एंड द रोल ऑफ द वुमन इन अग्रेरियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो महिलाओं की स्थिति बतानी हमें मुगल काल में और कृषि समाज में, यानी कि मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी भूमिका। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में जो महिलाएं थी वो शोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग का काम करती थी। वही जो मैन थे वो जो खेती में मुश्किल वाले काम होते थे वो करा करते थे। और महिलाओं का काम था भाई बीज डालना, कट करना, हार्वेस्ट करना, थ्रेसिंग करना, खरपतवार को हटाना। तो जो भी आसान काम थे वो महिलाएं करती थी। इसके अलावा धागा काटना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कढ़ाई करना और जो क्या कहते हैं उसको मटके वगैरह बनाना, इन सब से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो महिलाएं करती थी। और इसकी वजह से क्या था कि जो महिलाओं की जो डिमांड थी वो थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि ये सब जो काम थी वो महिलाएं बढ़िया तरीके से कर सकती थी। और कुछ समय ऐसा भी था कि इस काम की वजह से क्या था कि महिलाओं को केवल और केवल एक तरीके से रिसोर्स समझा जाता था भाई, कि क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारा काम किया जा सकता, घर के भी काम वगैरह होते थे और बाकी जो मैंने ये सब काम बताए ये भी काम होते थे। और शुरू में क्या हुआ कि महिलाओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करने को भी कहा जाता, क्योंकि उस टाइम जो लेबर की जो डिमांड थी वो ज़्यादा हुआ करती थी और बच्चे पैदा करने में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा हुआ करती थी। और इसकी वजह से वहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब कि महिलाओं की मृत्यु ज़्यादा हुआ करती थी प्रेगनेंसी के दौरान, मेल न्यूट्रिशन के दौरान, फिर चाइल्ड बर्थ डेथ के दौरान। तो ऐसा देखा भी जाता था कि महिलाओं की स्थिति जो थी आपकी वो खराब ही थी। और उस टाइम दहेज के बजाय वो महिला को मतलब ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे, क्योंकि महिलाएं जल्दी विवाह के लिए मिलती नहीं थी, है ना। तो महिला से अगर आपकी शादी हो रही है उस टाइम पर तो वो थोड़ी बड़ी बात हुआ करती थी बजाय किसी दहेज के। तो ऐसी उनकी स्थिति हुआ करती थी। साथ में कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो ज़मींदार भी थी, जैसे कि बंगाल और जो राजस्थान वाला जो इलाका आप देखते हैं, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बारे में दस्तावेज मिलते हैं कि इनके पास भाई ज़मीनें हुआ करती थी, वो ज़मीनों को बेचा करती थी, रेंट पर भी दिया करती ज़मीनों को। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी भाई कि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, यानी कि मान लीजिए कि उनका जो मेंस्ट्रुएटिंग जो टाइम हुआ करता था उस समय उनको हल छूने की इजाज़त नहीं थी। ये एक तरीके से मतलब भेदभाव था, एक तरीके से आप ये समझिए, रोक लगाई गई थी। साथ में जो बंगाल वाला इलाका आप देखते हैं, अगर मान लीजिए उस टाइम महिला का पीरियड वाला समय चल रहा है, बेसिकली वही वाले टाइम की यहाँ पर बात हो रही है, मेंस्ट्रुएटिंग वाला, तो उस टाइम जो पान के खेत होते थे या फिर पान के जो बागान होते वहाँ पर उनको घुसने नहीं दिया जाता। तो इस तरीके समझिए कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि हल भी नहीं छूने दिया जाएगा अगर वो पीरियड से हैं तो। और साथ में जो चाक होता है जिसके ज़रिए मिट्टी के बर्तन बनाए तो वो घूमता है ना गोल गोल, उसको ही कहते हैं, तो वो भी उनको छूने की आज़ादी नहीं थी। साथ में जो पान के जो भी बागान वगैरह उनमें उनको जाने की आज़ादी नहीं थी। तो इस तरीके से उनके ऊपर सोशल रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा लगाया गया था। और वो वाला जो टाइम था आपका वो पैट्रियार्कल वाला बहुत ही ज़्यादा था, यानी कि उसमें मेल जो थे वो डोमिनेंट हुआ करते थे। और वहाँ पर ये समझिए कि अगर कोई महिला जो है वो और उसने कुछ गलत कर दिया तो उसको पनिशमेंट भी मिलती थी, लेकिन जो पुरुष थे वो अगर कुछ गलत कर देते तो उनको इग्नोर किया जाता। और ऐसा बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी थे जिसमें ये पता चलता है कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे पाए गए जहाँ पर महिलाओं ने एक तरीके से न्याय मांगने के लिए पिटीशन दायर कर रखी थी कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है। खैर, तो यही उनकी पूरी की पूरी स्थिति हुआ करती थी। तो अगर ये 8 नंबर में क्वेश्चन आ गया तब तो आपके बल्ले बल्ले है भाई, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े में बता दिया। खैर, 4 में भी आ गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लिख देना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला है भाई बॉम्बे डेक्कन रेवेन्यू सिस्टम ऑफ 1820s द रैयतवाड़ी सिस्टम। तो भाई इसमें क्वेश्चन आता है बॉम्बे डेक्कन में एक रेवेन्यू सिस्टम लागू किया था 1820 के टाइम पर, उसके बारे में हमें बताना है। देखिए जो रैयतवाड़ी सिस्टम जो था आपका वो 1820 के समय पर किसने स्थापित किया था भाई, जो उस टाइम से सर थॉमस मनरो 1820 में, और मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, असम, कुर्ग, ये सब जो इलाके थे यहाँ पर इसको लागू किया गया था। और जो आपका परमानेंट सेटलमेंट था, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि जो टैक्स की रकम थी वो फिक्स कर दी जाती थी, बट इस वाले में ऐसा नहीं था। इसमें रकम को फिक्स नहीं किया गया। इसमें हमेशा क्या करेंगे भाई, इसमें सर्वे करा जाएगा हर 30 साल में, और फिर उसके बाद बताया जाएगा कि भाई हमें टैक्स को बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है। तो ऐसा इसमें करा गया। साथ में इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सीधा किसानों से टैक्स लिया करती थी। तो ये था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। और धीरे धीरे क्या हुआ भाई कि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने चालबाजी करी, क्योंकि देखिए जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था तो उसमें उन्होंने भविष्य के हिसाब से रकम को तय कर दिया था। तो बाद में जब आगे चल के भविष्य में किसानों को फ़ायदा होने लग गया क्योंकि रकम तो फिक्स है, लेकिन रैयतवाड़ी में क्या किया उन लोगों ने भाई वहाँ का देख करके यहाँ पर ये कर दिया कि भाई हम हर 30 साल में भूमि का सर्वेक्षण करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो ज़मीनों के मालिक थे वो कौन थे भाई, आपके किसान ही हुआ करते थे। और उन किसानों से पैसा कौन लेगा, सीधा का सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी। लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो सिर्फ सरकार थी, लेकिन पैसा कौन लेता भाई, जो जमींदार थे यानी कि राजा थे वो लेते थे। और वो किससे लेते भाई, किसानों से। तो दोनों काम उनका वही था कि भाई आपका काम है किसानों के पास जाइए और पैसा लेकर गइए और हमारे पास जमा कराइए। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या कर दिया कि भाई ब्रिटिशर्स ने साफ साफ बोल दिया कि हमारे को पैसा चाहिए, और किससे चाहिए, किसानों से। तो डायरेक्ट यहाँ पर हो गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट वो जो किसान थे वहाँ के उनसे वो टैक्स लिया करती थी। और यही था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम, जो कि दक्कन जो आपका प्लेट देख रहे हैं, दक्कन का मतलब समझना है आपको, जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, उस तरफ इस टैक्स सिस्टम को लागू किया गया था। ओके, चलिए अब बात करते हैं हाउ डिड ब्रिटिश पॉलिसीज फ्रॉम द 1820s फ्यूल रूमर्स इन 1857। तो क्वेश्चन यही है आपका कि ब्रिटिश की पॉलिसी जो आई थी 1820 के बाद से, 1820 और 20 का जो दशक था उस टाइम पर, इसने र्यूमर्स को कैसे बढ़ावा दिया एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अफवाहें तो थी कुछ चीज़ों में, लेकिन उन अफवाहों में भी कुछ ना कुछ चीज़ें सच होती हैं ना। तो आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे लिए गलत कर रहे हैं। तो देखिए अफवाहें कौन कौन सी थी भाई, कि वो हमें ईसाई बनाना चाहते हैं, तो ईसाई बनाना हो गया, या फिर हमारे धर्म को ख़राब करना चाहते हैं। तो आखिर ये जो अफवाहें थी, इन चीज़ों ने ऐसा करा कि हाँ ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तो वो हमें क्वेश्चन बताना है कि ब्रिटिश की नीतियाँ कौन कौन सी थी जिसकी वजह से अफवाहें जो थी वो लोगों को सच लगने लग गई। तो हुआ सच लगने लग गई। तो हुआ यूँ था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया भाई कि भारतीय समाज को सुधारने के लिए यहाँ पर जो भी पश्चिमी शिक्षा थी, पश्चिमी जो विचार थे या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन थे उनको लागू कर दिया। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश जो मीडियम के जो स्कूल थे वो इन्होंने लागू किए। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इन्होंने ही महालवाड़ी सिस्टम को भी लागू किया था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए भारतीय समाज में हिंदी भाषा होती थी एक तरीके से, या फिर जो दूसरी भाषा थी, तो उसके स्थान पर यहाँ पर अंग्रेजी भाषा आ गई। साथ में क्या था, यहाँ पर भाई सती प्रथा चलती थी। तो ये भारतीयों की अपनी कोई प्रथा है, इस चीज़ को ख़त्म किसने करा भाई, ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किया 1829 में। अब लोगों को लगा भाई कि हमारे जो धर्म के रीति रिवाज हैं ये गलत कर रहे हैं, जबकि सती प्रथा को बंद करना बहुत ही अच्छा निर्णय था अंग्रेजों द्वारा, है ना। लेकिन लोगों को लगा भाई जो भी रूढ़िवादी हिंदू थे वो इससे नाराज हो गए। साथ में दत्तक पुत्र जो होते हैं उनको मान्यता देने से इन लोगों ने इनकार कर दिया। दत्तक पुत्र का मतलब होता है जिस भी सन को आपने अडॉप्ट किया है। तो अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी संपत्ति उसको नहीं दे सकते, आपका वो अपना बेटा नहीं है। तो इस चीज़ को उन लोगों ने मना कर दिया। साथ में अंग्रेजों ने विडो रीमैरेज एक्ट को पास कर दिया, यानी कि विधवा जो है वो दोबारा से विवाह कर सकती हैं। अब इसकी वजह से भी हिंदू लोग नाराज हो गए, क्योंकि विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। और ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो आप खुद समझेंगे कि अंग्रेजों ने तो कुछ अच्छा सोच करके इन चीज़ों को लागू किया। जैसे कि मान लीजिए वेस्टर्न एजुकेशन लेकर के आए, सती प्रथा वो अच्छी लेकर के आए, है ना। और मान लीजिए विडो रीमैरेज को उन लोगों ने अलाउ किया। तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो हिंदू रूढ़िवादी जो लोग थे उनको ये चीज़ें ऐसी लगी भाई कि हमारे ये धर्म पर एक तरीके से हमला कर रहे हैं, और ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि ये लोग हमारा धर्म बदल देंगे, हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। तो उनको इन्हीं कारणों की वजह से ऐसा लगा कि हाँ जो अफवाहें हैं वो सच हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वो पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से जो भारत के लोग थे वो अफवाहों को सच मानने लगे थे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉल्ट मार्च इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमें बताना है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह का महत्व। देखिए जो नमक का जो उत्पादन था शुरू में वो केवल और केवल ब्रिटिशर्स के पास था, यानी कि जो ब्रिटिश थी उनके पास मोनोपोली थी भाई कि वही सॉल्ट का प्रोडक्शन करेंगे और उसका क्या करेंगे, उसका सेल करेंगे, यानी उसको बेचेंगे। इस चीज़ को लेकर के ही महात्मा गांधी ने आंदोलन स्टार्ट किया भाई कि भाई नमक के ऊपर आप कैसे मतलब मोनोपोली जमा सकते हो कि आप ही बनाओगे और आप ही बेचोगे। और इससे महात्मा गांधी ने नमक को इसलिए भी चूज करा क्योंकि जो नमक है वो हर एक भारतीय की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने इसको चुना कि भाई अगर मैं इसको लेकर के आंदोलन करता हूं तो सभी के सभी जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और उन्होंने वो जो दांडी यात्रा थी वो इसी के दौरान पूरी करी थी और वहां पर नमक बनाया और एक तरीके से इस नियम को तोड़ा। और इस नियम को तोड़ते ही क्या हुआ, बहुत सारे जो सत्याग्रही थे, नमक के सत्याग्रही थे जिन्होंने इस नियम को खिलाफ आंदोलन किया था, वो बहुत ही ज़्यादा उनको मारा गया, उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें गांधी जी भी शामिल थे और इसकी वजह से क्या था, ये बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन चला। कौन सा वाला, नमक सत्याग्रह वाला, ठीक है, 1930 के आसपास की कहानी है ये। और जब ये नमक का सत्याग्रह बहुत ही बड़े स्तर पर चला तो इसमें महिलाएं भी जुड़ी, अलग अलग जो राज्य के जो लोग थे वो भी जुड़े, उन सभी ने ऐसा मतलब नमक बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ हम अपना कुछ पेश कर सकें भाई कि आप जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो बेसिकली। और जब ये बड़े स्तर पर होने लगा, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस आंदोलन का वैश्विक समर्थन मिलने लग गया है ना। और अंग्रेजों को थोड़ा सा डर भी लगने लग गया कि इतनी सारी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ हो गए हैं, बाद में नमक बनाने का हमें अलाउ कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो नमक सत्याग्रह था उसका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है, ठीक है। और इसी से समझिए कि जो एक आंदोलन था आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसी की यहाँ से नींव पड़ती है जिसने एक तरीके से ब्रिटिश शासन को हिला करके रख दिया था, है ना। और यहाँ से देश हमारा आज़ाद होना स्टार्ट हो ही गया था एक तरीके से। 1930 के बाद तो स्थितियाँ बहुत ही बेहतरीन हो गई थी। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और आखिरी क्वेश्चन की। आखिरी क्वेश्चन यही है कि हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। एक और बात, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो आप प्लीज़ वो दोनों वीडियोस देख लेना, साथ में एमसीक्यू की भी वीडियोस देख लेना, ताकि सारी की सारी जो बुक है आपकी वो कंप्लीट हो जाए। सारे चैप्टर मैं कवर करा रहा हूँ। तो मैंने उसमें बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ नेता ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में थे और कुछ मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाया। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए नेहरू और जो अम्बेडकर थे वो लोग चाहते थे भाई, दोनों के दोनों, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर वो चाहते थे कि पूरे के पूरे देश में एक मजबूत केंद्र सरकार हो। अगर पूरी की पूरी एक केंद्र सरकार होगी तो इससे क्या होगा कि भारत के संपूर्ण राज्यों पर एक हुकूमत राज करेगी बेसिकली, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर शांति भी बनी रहेगी और कानून व्यवस्था भी बनी रहेगी, ठीक है। इसी के साथ में जो बाल कृष्ण शर्मा थे उन्होंने भी राष्ट्र के विकास के लिए बोला कि भाई हमारे यहाँ पर एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, मतलब एक घर का मेन मुखिया होना चाहिए, इसके अलावा थोड़ी थोड़ी पावर राज्यों को दे दी जानी चाहिए। इस तरीके से आप समझिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। और जो गोपाल स्वामी अयंगर थे इन्होंने भी मजबूत केंद्र के ही पक्ष में वोट किया था। और कुछ नेता थे जैसे कि मालिक के संतनाम जो थे वो चाहते थे कि भाई जो स्टेट हैं उनको थोड़ी ज़्यादा पावर देनी चाहिए। और ये इस बात का इनको डर था भाई कि अगर हम ज़्यादा पावर सेंटर को दे देंगे थोड़ी बहुत दिक्कत हमें देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बहस वगैरह होती है। और एक और बात, जो संविधान सभा में नियम वगैरह बनाए गए थे वो वोटिंग पर नहीं बनाए गए थे, वो बहस और तर्क के आधार पर बनाए गए थे। तो सभी लोगों की बातचीत सुनी जाती थी भाई कि कौन क्या कह रहा है, और उसके आधार पर ही क्या होता था, नियमों को बनाया जाता था। तो सभी की बात सुनी गई और जब देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, तो उनको समझा बुझा करके या फिर समझिए थोड़ा बहुत उनकी बात भी मान करके, जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टेट को भी पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है। तो बड़ी पावर जो है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और जो छोटी मोटी पावर है वो किसके पास है, स्टेट के पास है। लेकिन फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास भी बहुत सारी पावर देखने को मिल जाती है आपको, है ना। तो ये जो चीज़ है वो कब करी गई थी भाई, जब संविधान आपका बना था तब करी गई थी। और इस तरीके से समझिए कि एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर दी गई। ओके, तो ये हो गए आपके इस पूरे बुक के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, और मैं अब आपसे लेता हूँ विदा। और एक और बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, एमसीक्यू के दोनों बुक के देख लेना और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बुक के देखना। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको इसमें सारे के सारे कवर करा दिए हैं। तो अगर आप ये 5 वीडियोस देख लेते हैं तो आप नॉर्मल सी बात है, समझ लिया कि आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। साथ में आप मुझे कॉमेंट लिख सकते हैं अगर आपको मेरी यहाँ तक बात, अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो में बने हुए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ बच्चे ही हैं जो पूरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है। तो अब मैं चाहूँगा भाई आप कुछ कमेंट वगैरह लिख दीजिएगा और साथ में मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, जो भी अगली वीडियो होगी इस हिस्ट्री के एग्जाम से। बाकी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चलिए, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट एंड गुड बाय।